हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। और आज हम बात करने वाले हैं दलहनी फसलों में, जिसमें आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे चने के बारे में, जो कि एक दलहनी फसल है, लेग्युमिनेसी कुल में ये आती है। और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है साइसर एरेटिनम। तो इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने पिछली 2 क्लास हमारी नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में। और यदि आप चाहते हैं कि डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप दोनों जगह आप ज्वाइन हो सकते हैं और डेली आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम चने के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम चिकपी भी कहते हैं, ग्राम भी कहते हैं, यानी कि इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो चने का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है साइसर एरेटिनम, इसका बॉटनिकल नेम होता है। ये होता है सिंपल जो चना होता है, देसी चना जो होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है साइसर एरेटिनम। लेकिन जो काबुली चना जो होता है, जो सफेद चना जो होता है, उसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है साइसर काबुलियम। तो दोनों को आपको याद रखना है कि आपको कौन सा पूछा गया। यदि आपको सिंपल ऐसा आता है कि चने का बॉटनिकल नाम, तब तो आपको यही लिखना है। यदि आपके ऑप्शन में ऐसा आता है कि देसी चना या काबुली चना ऐसा कुछ हो, तब आपको ध्यान में रखना है कि किस चने के बारे में आपसे पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं कि इसके फैमिली की। तो फैमिली दोनों की पोएसी होती है, सॉरी फैबेसी होती है, क्योंकि ये दलहनी फसल है, इसलिए इसकी जो फैमिली होती है वो फैबेसी या लेग्युमिनेसियम जिसे कहते हैं। तो इसकी ये फैमिली होती है। भले ही वो देसी चना हो, भले ही वो काबुली चना हो, दोनों में सेम होती है इसकी दलहनी, जो फैबेसी कुल की होती है। यदि हम ओरिजिन स्थल की बात करें तो जो देसी चना हो उसका ओरिजिन तो होता है साउथ वेस्ट एशिया। और जो काबुली चना जो होता है उसका काबुल यानी अफगानिस्तान को उसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। गुणसूत्र संख्या इसमें 2n बराबर 16 होती है और दोनों में ही स्वपरागण पाया जाता है, यानी कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है। इसके साथ ही यदि हम बात करें इसके अंकुरण की, तो अंकुरण इसमें हाइपोजेल प्रकार का होता है। और इसका जो फल प्रकार होता है वो होता है पॉड प्रकार का इसका फल प्रकार होता है। और यदि हम बात करें पुष्प का प्रकार जो होता है वो रेसिम होता है, यानी कि इसका जो पुष्पक्रम होता है वो रेसिम होता है। और इसके साथ ही यदि हम इसमें बात करें प्रोटीन की मात्रा की, तो प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 21% इसमें पाई जाती है। वसा की मात्रा जो है वो 4% होती है। ये भी आपको याद रखना है कि इसमें कितने प्रतिशत वसा होती है, क्योंकि जो दलहनी फसलें होती है उनमें प्रोटीन की मात्रा आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए इसमें प्रोटीन की मात्रा 21% होती है। इसके साथ ही जो चने एक प्रमुख दलहनी रब्बी की फसल है, यानी दलहनी फसल है, वो भी रब्बी वाली फसल है, क्योंकि इसकी जो बुआई है या इसकी जो खेती है वो हम सर्दियों में करते हैं, यानी रब्बी की सीजन में करते हैं। इसके साथ ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, यानी कि जितनी भी जो दलहनी फसलें होती है, जो भले खरीफ वाली हो भले रब्बी वाली हो, सभी प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। अब हम बात करते हैं इसके फसल की उत्पत्ति और भौगोलिक वितरण की। तो उत्पत्ति आपको सामान्य याद रखनी है कि यदि आपको केवल चना आता है या देसी चना आपसे पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिमी एशिया। लेकिन यदि आपको काबुली चना पूछा जाए तो उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो अफगानिस्तान है, यानी काबुल नाम का कोई स्थान है अफगानिस्तान में, वो उसका उत्पत्ति स्थान है। ये विश्व में भारत चना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि विश्व में यदि बात करें तो चने का जो उत्पादन है वो भारत में ही सर्वाधिक होता है, प्रथम स्थान पर है भारत। और भारत में यदि बात करें प्रमुख उत्पादक राज्यों की, तो उनमें आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ कर्नाटक और भी ऐसे राज्य हैं जिनमें इसका उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके आर्थिक महत्व की, यानी कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करते हैं। तो एक तो ये दलहनी खाद्यान्न फसल है। दूसरा, ये मानव आहार में प्रोटीन की पूर्ति करता है, यानी कि ये क्या करता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की जो आपूर्ति है वो हम चने के द्वारा या चने का जो आटा होता है उससे, कुछ भी यदि हम उसका चने को हम खाते हैं तो उससे प्रोटीन हमें मिलता है। पशुओं को चारा और सॉरी जो चने की जो भूसी और हरा चारा है वो पशुओं के लिए उपयोगी होता है, यानी कि इसका जो उपयोग है। लेकिन सभी जो फसलें होती हैं उनका लगभग खाद्यान्न वाली फसलें हम पढ़ रहे हैं। कुछ आपको नॉर्मल जैसे आपको पूछा जाए गेहूं धान वगैरह है, वो सब खाद्यान्न फसलें, उनका चारा हम पशुओं को खिलाते हैं। और जो जैसे कि जो तिलहनी फसलें होती हैं उनका भी हम तेल के रूप में या खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे गन्ना हो गया, उनका हम खाद्यान्न के रूप में भी करते हैं, लेकिन वो व्यावसायिक फसलें होती हैं, मुद्रादायनी फसलें हम उन्हें कहते हैं।
इसके साथ ही हम आगे बात करते हैं कि जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गया। नेक्स्ट जो आता है कि ये मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में भी सहायक होती है, यानी कि जो दलहनी फसलें होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, मृदा में नाइट्रोजन बनाती है, नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन होता है उसको बढ़ाती है, इसलिए ये मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाती है। यानी जितनी भी जो दलहनी फसलें होती है मृदा की जो फर्टिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करती है। मृदा और जलवायु की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की, तो इसके लिए मृदा जो होती है वो हल्की से मध्यम दोमट मृदा जो होती है, ये ढेले युक्त में जो मृदा होती है वो उपयुक्त रहती है। यहाँ पे आप ढेले युक्त आप ऐड कर लेना, ढेले युक्त जो मृदा होती है वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अच्छी जल निकासी वाली भूमि उपयुक्त होनी चाहिए, यानी कि सभी में जल निकासी वाली मृदा होनी चाहिए, सिवाय धान को छोड़कर। जो पीएच होता है वो 6 से 7.5 होना चाहिए। जलवायु हमेशा जितनी भी जो रबी वाली फसलें होती है उनमें ठंडी और शुष्क जलवायु होनी चाहिए। टेम्परेचर लगभग सेम होता है, 25 या 25 से नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो रबी वाली फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है। पकने के समय शुष्क मौसम होना आवश्यक होता है, यानी कि जब फसल आपके चने की जो फसल होती है वो पकने की अवस्था में हो तब आपके मौसम जो होता है वो शुष्क होना चाहिए, उस समय आपको किसी भी प्रकार की आर्द्रता वहां पे उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं चने की प्रमुख वेराइटियों के बारे में या प्रसिद्ध वेराइटियों के बारे में। वैसे तो चने की बहुत सी वेराइटियां होती है, सभी फसलों के बहुत सी इतनी वेराइटियां हैं कि आप याद ही नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको मुख्य मुख्य ऐसी वेराइटियां याद करनी है जो आपके हर एग्जाम में रिपीट होती है, और ऐसी जो वेराइटी है वो नियत होती है, नहीं कि वही वेराइटी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। उन वेराइटियों की हम बात करते हैं तो एक आती है JG11 जो कि अधिक उपज देने वाली वेराइटी है। पूसा 256 या C235 जो वेराइटी होती है वो सूखा सहनशील वेराइटी है। और RSG 44 जो राजस्थान हेतु उपयुक्त होती है, यानी कि ये आपको याद रखना है कि राजस्थान के लिए चने की उपयुक्त वेराइटी कौन सी है। अब हम बात करते हैं रोग प्रतिरोधी, तो उसमें जो चना होता है ना उसमें एक उगटा रोग मुख्यतः इसमें देखने को मिलता है, यानी उगटा रोग मिलता है। उसके जो प्रतिरोधी होती है वो सम्राट और वरदान दो वेराइटी ऐसी होती है जो इसके प्रतिरोधी होती है, यानी इन दोनों वेराइटियों में जो उगटा रोग होता है वो बहुत कम होता है। फिर आता है पूसा 372 और राधे नाम की दो वेराइटी हैं जो काफी लोकप्रिय है, काफी प्रचलित वेराइटी है। RS10 और RS11 जो उत्परिवर्ती की वेराइटी हैं। तो इसमें आपको मुख्यतः एक तो जो राजस्थान की प्रमुख वेराइटी याद रखनी है, एक उगटा रोग प्रतिरोधी जो दो वेराइटी है वो आपको याद रखनी है, और जो लोकप्रिय या सूखा सहनशील है वो आपको ऐसी, मतलब यहाँ पे जो वेराइटियां दी गई है वो सभी इंपोर्टेंट वेराइटियां दी गई है, तो आपको सभी वेराइटियां लगभग याद करनी है। यहाँ से आपकी वेराइटियां पूछी जाएगी। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बात जिससे आपके क्वेश्चन आता ही है कि कल्चरल प्रैक्टिस की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है खेत की तैयारी किस तरह से करनी है। तो 2 से 3 जुताई करके आपको जो मृदा होती है उसको भुरभुरी बनाना है, समतलीकरण आपको करना है। अंतिम जुताई के समय आपको गोबर की खाद जो FIM होती है वो देनी होती है, 10 से 15 टन आपको एवरेज सभी में याद रखनी है। तो इस तरह से आप मृदा का मतलब मृदा को तैयार कर सकते हो, खेत की तैयारी कर सकते हो। इसके बाद आता है बुआई का समय, तो रबी की फसल है, इसलिए आपको बुआई का नियत समय जो होता है वो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, या इसको 15 अक्टूबर से 5 नवंबर 10 नवंबर तक भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, यानी कि एवरेज जो समय होता है वो आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको एवरेज टाइम याद रखना है कि जो रबी की फसलें हैं इनका एवरेज टाइम बुआई का समय कब होना चाहिए, तो इसको जब सर्दियां शुरू होती है यानी कि लगभग दिवाली के आसपास, जो 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर, या इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर 5 या 10 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद आता है बीज दर, तो बीज दर देसी चना यदि आप बुआई कर रहे हैं, देसी चने का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो बुआई हो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको उपयोग करना है। यदि आप काबुली चने का प्रयोग करें, उसकी खेती कर रहे हैं, तो आपको 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चने के बीज की आवश्यकता होगी। तो ये दोनों को आपको याद रखना है कि देसी चने में बीज दर कितनी होती है और काबुली चने में बीज दर कितनी होती है। फिर हम बात करते हैं कतार और पौधे की दूरी। तो कतार से कतार की दूरी आपको रखनी है 30 से 45 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो देसी चना होता है उसमें आपको कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है, और जो काबुली चना जो होता है उसमें 45 सेंटीमीटर रखनी है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इसके पौधे से पौधे की दूरी की, तो पौधे से पौधे की दूरी आपको दोनों में 10 सेंटीमीटर रखनी है।
थोड़ी बहुत आप काबुली चने में 15 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हो। और फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की। तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में आपको 20 अनुपात 40 अनुपात 20 में आपको एनपीके देना है प्रति किलो हेक्टेयर के हिसाब से, यानी कि 20 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन देना है, 40 किलोग्राम आपको फास्फोरस देना है और 20 किलोग्राम आपको इसमें पोटास देना होता है। दलहनी फसलों में हमेशा याद रखना है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कम दी जाती है, क्योंकि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, ये नाइट्रोजन खुद बनाती है, इसलिए इनमें नाइट्रोजन हम बाहर से कम देते हैं। राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार आवश्यक है, यानी कि जितनी भी जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें हम राइजोबियम से इनका जो बीज उपचार होता है वो हम करते हैं। किस तरह से करते हैं वो भी हम अलग एक क्लास बनाएंगे, उसमें आपको बताऊंगा कि जो राइजोबियम से आप बीज उपचार किस तरह से कर सकते हैं या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इरिगेशन मैनेजमेंट की। तो चने में सामान्यतः 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये 1 से 2 सिंचाई पर्याप्त होती है, यानी कि चने को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये नॉर्मल पानी में भी आप चने का अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। महत्वपूर्ण अवस्थाएं कौन सी होती है? शाखा निर्माण और फली भराव, यानी कि जब इसमें जैसे चना का जो पौधा बनता है, तब जब इसमें ऐसे शाखा बनने लगती है तब आपको एक तो सिंचाई करनी है। दूसरी, जब आप इसमें फली भराव, यानी कि जब वो फली होती है उसमें दाना बन रहा हो ना, तब आपको इसमें सिंचाई करनी है, यानी 1 से 2 सिंचाई इसमें पर्याप्त होती है। फिर हम बात करते हैं चने के प्रमुख कीटों के बारे में, यानी इंसेक्ट पेस्ट की हम बात करते हैं। तो इसमें एक मुख्यतः जो कीट लगता है वो उसका नाम है फली छेदक कीट, जो कि हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा नाम का जो कीट होता है फली छेदक, वो इसमें लगता है। यह फली में छेद कर दानों को खाता है। इसका नियंत्रण के लिए आप स्पिनोसेड 45 एससी का प्रयोग करेंगे। कितना? 0.5 ml प्रति लीटर में आपको इसमें मिलाकर इसका प्रयोग करना होता है। तो इस तरह से आप फली छेदक कीट का प्रयोग नियंत्रण कर सकते हैं, इसका कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो ज्यादातर कीट आपको देखने को मिलेगा, कटवर्म कीट मिलेगा, जो एग्रोथिस एफिसिलोन नामक एक कटवर्म इसमें लगता है, जो नवांकुर पौधों को काट देता है, यानी कि जो नए अंकुर होते हैं, अंकुरण जो होते हैं पौधे, जो उनको ये काट देता है। नियंत्रण के लिए आप इसमें क्लोरीपाइरिफॉस 20 ईसी का प्रयोग करेंगे 2 लीटर प्रति हेक्टेयर में आपको इसमें प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं चने के प्रमुख रोगों के बारे में। तो इसका जो चने का जो प्रमुख और जो सबसे ज्यादा इसमें चने में रोग देखने को मिलता है, वो मिलता है उकटा रोग, जो कि एक मृदा जनित रोग होता है, और ये होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण ये रोग आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो पौधा अचानक मुरझा जाता है, और इसमें क्या है कि आप नियंत्रण के लिए एक तो ग्रीष्म काल में आपको गहरी जुताई करनी है, और इसकी जो बुआई होती है, जो चने की बुआई होती है, वो आपको गहराई में करनी है, यानी कि 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी आपको बुआई करनी है। और प्रतिरोधी आपको किस्मों का प्रयोग करना है। अवरोधी किस्में सम्राट होगी, वरदान होगी, ये सभी अवरोधी आपको किस्मों का आपको चयन करना है, इनका आपको प्रयोग करना है। ट्राइकोडर्मा जैविक के कवकनाशी फफूंद का आप प्रयोग करके भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज उपचार करके भी आप उकटा रोग को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो चने में सर्वाधिक रोग होता है वो होता है झुलसा रोग, जो कि एक एस्कोकाइटा रेबेई के कारण होता है। और ये पत्तियों, तनों व फलियों में पर भूरे धब्बे बनते हैं। नियंत्रण के लिए आप मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर से छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि 2 ग्राम जो मैंकोजेब का प्रयोग करना है 1 लीटर पानी में मिलाकर आपको छिड़काव करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चने में एक प्रमुख निमेटोड रोग होता है जड़ गांठ रोग, जो कि मिलेडोगाइन इनकोग्नेटा के कारण यह होता है। जड़ों पर गांठें बन जाती है। नियंत्रण के लिए आपको कार्बोफ्यूरॉन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के रूप में आपको प्रयोग करना है, यानी ये निमेटोड के कारण होता है। जड़ गांठ रोग निमेटोड के कारण होता है, जो कि मिलेडोगाइन इनकोग्नेटा निमेटोड के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, जड़ों में गांठें बन जाती है, जिससे पौधे को पोषक तत्व नहीं मिल पाते और पौधा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ों में अवरुद्ध हो जाता है। ना पानी का अच्छा संचार हो पाता है, ना वायु, ना ऑक्सीजन, किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने के कारण पौधे धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं उपज की। तो उपज कितनी होती है कि औसतन जो उपज होती है वो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। लेकिन यदि आप उन्नत तकनीकों का प्रयोग कर रहे हो, आपकी फसल अच्छी है, किसी भी प्रकार का रोग, कीट, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है, तो आपके जो उत्पादन होता है वो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पे उत्पादन जो है वो इसमें संभव होता है, या इतना उत्पादन भी आप इससे ले सकते हैं। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी, काफी इंटरेस्टिंग क्लास थी।
आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चने के बारे में हमने संपूर्ण चर्चा की, चना क्या होता है, चने को हम घोड़ा दाल भी कहते हैं और इसका जो प्रयोग होता है वो दाल का उपयोग हम रक्त का शुद्धिकरण करने में भी इसका प्रयोग करते हैं हम। और भी यदि हम बात करें तो चने की जो पत्तियां होती है उसमें जो खट्टापन आपको देखने को मिलेगा वो मेलिक अम्ल के कारण और ऑक्जेलिक अम्ल के कारण वो आपको देखने को मिलता है। और चने में जो है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और यदि हम बात करें कि मेलिक जो पत्तियों में जो खट्टापन होता है ना, उसमें जो मेलिक अम्ल होता है, उसकी यदि हम बात करें कितना प्रतिशत होता है, तो वो मेलिक अम्ल होता है उसमें 96% और जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो उसमें होता है 4% उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसमें पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, चने के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी बढ़िया स्टडी मटेरियल मिल सके। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो भविष्य में, यानी कि यदि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या किसी भी एक्स्ट्रा जो एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करना चाहते हो, तो यदि आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है उनके लिए तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पे आपको डेली नई एमसीक्यू मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और उसकी लिंक भी है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप जल्दी दोनों जगह आप दोनों प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा स्टडी मटेरियल मिल रहा है या आगे भी आपको ऐसा स्टडी मटेरियल जरूर मिलेगा। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।